कभी सोचा है अगर आपको अचानक से कोई स्क्रैच मार्क आ जाए और आप उसे नजरअंदाज कर दो, ये सोचकर कि अरे लग गई होगी किसी चीज से, पर जब आपको पता चले कि वो स्क्रैच मार्क किसी ऐसे कर्ज या श्राप से जुड़ा है जो आपका पीछा तब तक करेगा जब तक वो आपको पूरी तरह निगल ना ले। आज मैं ऐसे ही सापित सभ्य प्लेटफॉर्म की कहानी आप तक लाया हूँ, जहाँ आए दिन घटनाएं होती रहती हैं और सारी घटनाओं में एक बात कॉमन थी, उन सभी की बॉडीज पर ढेर सारे स्क्रैच मार्क्स थे। कहानी की शुरुआत में हमें एक अनजान लड़के को दिखाया जाता है जो एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है। प्लेटफॉर्म एकदम खाली था। तभी उसे एक लड़की नजर आती है जो देखने पर ऐसी लग रही थी जैसे उसने पी रखी हो। वो लड़का भी उसका मजाक बनाकर उसकी एक फोटो लेकर अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप चैट में शेयर करता है। अब अचानक से वो लड़की खुद का सर दीवार से मारने लगती है। लड़का भी थोड़ा डर जाता है और वो ये बात अपने फ्रेंड्स को बताता है। उसके फ्रेंड्स में से ही कोई एक फ्रेंड उससे कहता है, भाई देख ले कहीं कोई भूत ना हो। वो लड़का भी इस बात को मजाक में लेता है, बट जब वो उस लड़की की तरफ दोबारा पलटकर देखता है वो लड़की अब वहां नहीं होती और तभी सबवे का डोर ओपन होता है, बट ट्रेन अभी भी नहीं आई हुई थी। वो उस डोर से झांककर ट्रैक्स की तरफ देखता है। रेलवे ट्रैक पर दूर दूर तक कोई हलचल नहीं थी, लेकिन तभी अचानक से वो डोर बंद हो जाता है और देखते ही देखते उस लड़के का सर धड़ से अलग हो जाता है। अब हमें किम ना युंग नाम की एक जूनियर रिपोर्टर को दिखाया जाता है। वो एक गॉसिप मैगजीन के लिए काम करती है और आज उसे अच्छी खासी डांट पड़ रही होती है क्योंकि उसने एक आर्टिकल के लिए एक लड़की की फोटोज ली थी। बड़ा पता चला कि वो एक लड़की नहीं लड़का था जिसने किम के ऊपर ये आरोप लगाया था कि उसने उसकी कंसेंट के बिना ही उसकी पिक्चर्स ले ली थी और अब वो लड़की कम लड़का उससे पूरे 50,000 कोरियन करेंसी की डिमांड करता है। उसकी मैगजीन वाले भी उसके खिलाफ थे और वो किम को जल्द से जल्द इस मैटर को सॉर्ट करने की बात करते हैं। अब किम भी काफी परेशान थी, उसे जल्द से जल्द इतने पैसे इकट्ठा करने थे, तो वो अपने कुछ फ्रेंड्स के बीच बैठकर इस बात पर डिस्कस करती है। उसके दोनों फ्रेंड्स युवॉन और वैन ह्युन किम उसी ऑक्सू स्टेशन पर एज ए सबवे क्लर्क वहां काम करते थे जिसे मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। अब किम का फ्रेंड उससे कहता है, अरे तुम युवॉन से पूछो ना, कल जो सबवे में एक्सीडेंट हुआ था वो एक्सीडेंट उसने अपनी आंखों से देखा था। पहले तो युवॉन इस बात पर कुछ बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन उसे फोर्स करने पर युवॉन भी इस बात को कंफर्म करता है और वो किम को बताता है, हाँ मैं कल रात कंट्रोल रूम में ही था जब मैंने एक आदमी को ओल्ड प्लेटफॉर्म पर जाते देखा। चीफ ने मुझे उसकी हेल्प करने के लिए वहां भेजा। तब मैंने देखा कि वो रेलवे ट्रैक पर खड़ा हुआ था। जब मैं भी रेलवे ट्रैक पर पहुंचा तो मैंने वहां उस आदमी के साथ एक छोटे बच्चे को भी देखा और तभी ट्रेन आ गई और मैं प्लेटफॉर्म से हट गया। अब किम के लिए इतना काफी था एक चटपटा गॉसिप आर्टिकल लिखने के लिए, बट एक गवाह से उसका काम नहीं बनता। तो वो युवॉन से कहती है, सिर्फ तुम्हारे कहने से बात सच नहीं हो जाएगी, मुझे और भी सबूत लगेंगे। जिस पर युवॉन कहता है कि मेरे अलावा एक फ्यूनरल डायरेक्टर ने भी एक बच्चे को उसी प्लेटफॉर्म पर देखा था। तो किम देर ना करते हुए नेक्स्ट मॉर्निंग ही उस फ्यूनरल डायरेक्टर से भी मिलती है। फ्यूनरल डायरेक्टर वही होते हैं जो मौत के बाद बॉडी का क्रियाक्रम वगैरह करते हैं। एनीवे वो किम के कहने पर बता भी देता है। वो बताता है कि जब वो बॉडी को इंस्पेक्ट करने एक्सीडेंट स्पॉट पर गया था तब उसे सीढ़ियों के नीचे एक बच्चा दिखता है। वो उस बच्चे से उसका नाम पूछता है, लेकिन वो बच्चा उसे सिर्फ एक 4 डिजिट नंबर दिखाता है। वो नंबर होता है 1211। जब वो फ्यूनरल डायरेक्टर उसे कहता है, क्या यही तुम्हारा नाम है, जिस पर वो बच्चा भी हाँ में सर हिलाता है। उसकी नजर बस कुछ ही सेकंड्स के लिए हटती है और वो बच्चा वहां से गायब हो जाता है। इस बीच हम उस डायरेक्टर के हाथ पर एक खरोंच का घाव भी देखते हैं और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज पर स्पेशल ध्यान देना। अब किम इस बात को और भी ज्यादा ठोस करने के लिए इस केस पर काम कर रहे डिटेक्टिव से भी बात करती है, पर वो डिटेक्टिव कहता है कि तुम उस पियक्कड़ की बातों में मत आ जाना, वो हमेशा नशे में रहता है और तुम एक एक्सीडेंट को एक भूत की कहानी की तरह मत दिखाओ। बट किम कहाँ मानने वाली थी। वो युवॉन से कहकर उस रात की सिक्योरिटी फुटेज की डिमांड करती है जिससे वो उस फुटेज को यूज कर उससे स्क्रीनशॉट्स निकालकर आर्टिकल में इस्तेमाल कर सके। युवॉन भी मान जाता है। अब युवॉन को उसी एक्सीडेंट का सपना आता है जिससे उसकी नींद खुल जाती है और वो वॉशरूम चला जाता है। तभी उसे वहाँ एक आवाज आती है। वो उस आवाज को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ता है। तभी उसके सामने एक टॉयलेट का डोर बहुत ही जोर से बजने लगता है और उसके अंदर से उसका फ्रेंड ह्यून किम निकलता है। युवॉन गुस्सा होकर उसे सुनाकर वहां से निकल जाता है।
अब युवॉन रेलवे सिक्योरिटी ऑफिस पहुंचता है, जहां से वो छुपते छुपाते उस रात की सिक्योरिटी फुटेज पेन ड्राइव में कॉपी कर लेता है और ऑफिस से निकलते वक्त वो उसी ट्रेन के कंडक्टर से टकरा जाता है जिस ट्रेन से उस आदमी का एक्सीडेंट हुआ था। अब युवॉन उसे इग्नोर करके किम से मिलता है और उसे वो पेन ड्राइव दे देता है। वो किम से ये भी कहता है कि उसने अभी अभी उसी एक्सीडेंट वाली ट्रेन के कंडक्टर को देखा है, वो अभी अभी प्लेटफॉर्म की तरफ गया है। तो किम भी प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ जाती है और वो उस कंडक्टर की तरफ जाती है। कंडक्टर के बगल में एक लड़की भी होती है जो वहाँ से उठकर ट्रेन पकड़ती है। अब किम भी कंडक्टर के बगल में जाकर बैठ जाती है और वो कंडक्टर से सवाल जवाब करने लगती है। किम उससे पूछती है कि आप अभी तक क्यों इसी स्टेशन पर घूम रहे हो, जिस पर वो कंडक्टर जवाब देता है, वो मेरा पीछा छोड़ नहीं रहा। इस पर किम भी सवाल करती है, कौन? तब कंडक्टर कहता है, वो। और हमें कंडक्टर के ऊपर एक बच्चा बैठा दिखता है। कंडक्टर के भी हाथों और गले में स्क्रैच मार्क्स थे और अब हमें समझ आने लगता है कि ये स्क्रैच मार्क्स वो बच्चे दे रहे थे, बट अभी भी क्लियर नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा था। अब किम पूछती है कि क्या आपने एक्सीडेंट के वक्त किसी और को भी वहाँ देखा था, जिस पर वो कंडक्टर जवाब देता है, वो दो थे, वहाँ 2 लोग थे। अब वो बार बार 0329 रिपीट करने लगता है और वो वहाँ से उठकर जाने लगता है। किम भी उसके पीछे जाती है। कंडक्टर नीचे बेसमेंट की तरफ जाकर एक वॉल की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है। जब किम उससे उसी नंबर के बारे में पूछती है तो वो जवाब देता है, मुझे कहना होगा, क्या तुम भी मेरे साथ बोलोगी? और ऐसा कहकर वो फिर से बार बार 0329 रिपीट करने लगता है और साथ ही बोलो 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 बोलो, बोलती क्यों नहीं? अब यहाँ अचानक से सीन चेंज हो जाता है एंड किम को हम सीधा सबवे में देखते हैं, जहाँ काफी सारे लोग उसके पोस्ट किए आर्टिकल को पढ़ रहे होते हैं। किम जैसे ही मेट्रो से बाहर निकलती है, नीचे से कोई बच्चा उसका पैर पकड़ लेता है एंड अचानक से किम की आंख उसके ऑफिस में खुलती है। अब क्या सपना था क्या हकीकत, यहाँ कुछ क्लियर नहीं था, बट ये क्लियर था कि उसने उस कंडक्टर का इंटरव्यू लिया था और ये जल्द ही पता चल जाएगा। अब किम के सामने उसका स्टाफ खड़ा हुआ था। उसका स्टाफ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने आया था, बट किम बताती है कि उसका बर्थडे आज नहीं है। तो उसका कलीग उसे बताता है कि किम का आर्टिकल वायरल जा रहा है, उसने अभी तक 3 लाख व्यूज कंप्लीट कर दिए हैं और यहाँ 300 व्यूज मुश्किल से आ रहे हैं। तभी उसकी बॉस सुजिन वहाँ आती है और वो किम से पूछती है, क्या तुमने उस कंडक्टर का इंटरव्यू लिया था? जिस पर किम हाँ में जवाब देती है। वो पूछती है कि तुमने कितने बजे उसका इंटरव्यू लिया था? इस पर किम रिप्लाई देती है, करीब 10 बज रहे थे तब। क्यों, क्या हुआ? अब इस पर उसकी बॉस बताती है कि तब तक तो वो कंडक्टर मर चुका था। बॉस अब काफी गुस्से से कहती है, वो कंडक्टर कल रात ही 9 बजे खुद को खत्म कर लिया था, तो तुम आखिर किसका इंटरव्यू ले रही थी? अब किम भी कंफ्यूज थी, तो वो स्टेशन पर जाकर सिक्योरिटी फुटेज चेक करती है और सच में उसके साथ उस वक्त कोई नहीं था। वो बेसमेंट की भी फुटेज देखती है, जहां वो अब देख पा रही थी कि उसके ही सामने वो कंडक्टर खुद को खत्म कर चुका था। कि वो अपनी बॉस से कहती है कि वो माफी मांग लेगी, बट इस पर उसकी बॉस कहती है, माफी से काम नहीं चलेगा, तुम्हें अपनी जॉब से रिजाइन करना पड़ेगा। बट तभी उसका एक कलीग वहाँ आता है जो बॉस को बताता है कि स्टेशन पर जो आदमी मारा गया था उसकी बहन किम से मिलना चाहती है। इस पर उसकी बॉस भी कहती है कि शायद तुम्हारी किस्मत अच्छी है, जाओ उससे बात करो और इस बार मामला बिगाड़ मत देना। किम उसकी बहन से मिलने चली जाती है। इसका नाम सिन सोयुल है और ये वही लड़की थी जिसे किम ने उस कंडक्टर के बगल में बैठा देखा था। अब सोयुल बताती है कि मेरे भाई का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, वो वहाँ एक कुआं देखने गया था जो बार बार मुझे सपनों में दिखता है और उसी बात का पता लगाने के लिए मेरा भाई ऑक्सू स्टेशन पर गया था। वो ये भी बताती है कि उसके फादर भी उसी ऑक्सू स्टेशन की ओपनिंग के दिन प्लेटफॉर्म से नीचे गिरकर मारे गए थे, पर उसे अभी भी उस घटना की कुछ ही बातें याद थी और उसने उन मेमोरीज को याद करने के लिए हिप्नोसिस का भी सहारा लिया था। बट बार बार उसे उस प्रोसेस में एक कुआं दिखाई देता था और वो कहती है हो ना हो वो कुआं उस ओल्ड स्टेशन से कनेक्टेड है और शायद यही वजह थी जो मेरा भाई उस ओल्ड स्टेशन पर गया। अब किम ये बोलकर चली जाती है कि वो इस बात की तह तक जाएगी। किम पहुंचते ही उस कुएं से रिलेटेड रिसर्च करने लगती है और सरप्राइजिंगली उसे वो कुआं मिल भी जाता है जो एक अनाथ आश्रम के सामने बना था। किम उस कुएं और अनाथ आश्रम की फोटोज को सोयुल को भेज देती है। वो कुएं को देखकर कंफर्म करती है कि यही कुआं उसे बार बार दिखता है, बट अनाथ आश्रम को लेकर वो श्योर नहीं थी। अब वो फ्यूनरल डायरेक्टर किम को डेड बॉडी की फोटो लेने के लिए बुलाता है और वो किम से कहता है
मैंने तुम्हें आज इसलिए बुलाया है कि फाइनली कोई तो है जो इन लोगों की कहानी दिखा रहा है। पिछले 30 सालों से ऐसी हत्याएं हो रही हैं और सारे विक्टिम्स में एक बात कॉमन थी कि जो भी उस स्टेशन पर मारा गया उन सभी की बॉडी पर ढेरों स्क्रैच मार्क्स थे। इस बीच युवॉन फिर से उस डायरेक्टर के हैंड पर स्क्रैच मार्क नोटिस करता है और उसे ऐसा फील भी होता है कि उस डायरेक्टर के पीछे कोई है। अब सीन चेंज होता है और हमें सोयुल को दिखाया जाता है। सोयुल को अपने भाई की चीजों में एक डायरी मिलती है जिसमें ढेर सारे वही 4 डिजिट नंबर्स लिखे होते हैं। उसे उसमें एक पिक्चर भी मिलती है जिसमें उसके फादर उसके और उसके भाई के साथ उसी अनाथालय के सामने खड़े होते हैं। वो समझ जाती है कि उसे और उसके भाई को गोद लिया गया था और वो उसी अनाथ आश्रम में रहा करती थी जो किम ने उसे दिखाया था। वहीं यहाँ सुबह किम एजेंसी पर पहुंचती है जहां उसका एडिटर उसे बताता है कि उसके आर्टिकल्स अब 1 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुके हैं और अब लोग उसी स्टेशन पर जाकर खुद के हैंड को स्क्रैच करके सोशल मीडिया पर सेल्फीज पोस्ट कर रहे हैं। इस बात को लेकर किम काफी कंसर्न थी। उसे डर था कि इससे दुर्घटनाएं और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं, पर उसकी मैगजीन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उनके लिए तो ये बस व्यूज बटोरने का जरिया था। उसकी बॉस भी इस बात से काफी ज्यादा खुश थी। बट जैसे ही किम उससे उस कुएं और अनाथ आश्रम की बात करती है, सूजिन उससे स्ट्रिक्टली इस चीज को ड्रॉप करने की बात करती है। ऐसा लग रहा था जैसे सूजिन कुछ जानती थी और वो इस बात को छुपाना चाहती थी। सीन फिर से चेंज होता है जहां युवॉन अपने फ्रेंड ह्यून किम के भी हाथों में वो स्क्रैच मार्क्स को देखता है। युवॉन उससे पूछता है, क्या तुमने भी उस ट्रेंड को फॉलो करके सेल्फी पोस्ट की है? जिस पर ह्यून किम बताता है, अरे सब सेल्फीज पोस्ट कर रहे थे तो मैंने भी कर दी, बड़ा पता नहीं कैसे ये मार्क्स अब बढ़ने लगे हैं। वहीं अब वो लड़की कम लड़के ने भी सेल्फी पोस्ट की थी और अब वो वॉशरूम में जाता है। उसके भी स्क्रैच मार्क्स अब बढ़ने लगे थे। तभी वहाँ की लाइट्स फ्लिकर करने लगती है और जब वो लाइट को देखता है उसके सामने एक बच्चा आ जाता है जो उसे स्क्रैच कर रहा होता है और देखते ही देखते वो उसे मार देता है। अब ह्यून किम को बताया जाता है कि एग्जिट गेट 3 की लेडीज वॉशरूम से उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आई थी, तुम जाकर चेक करो। वो वहाँ चेक करने जाता है जहाँ वो वॉशरूम को चेक करने लगता है और टॉयलेट्स की तरफ झांक कर देखने पर उसे वो लड़की कम लड़का दिख जाता है। वो मर चुका होता है और अब उसके पलटने पर उसके सामने भी एक बच्चा आ जाता है और अब देखते ही देखते वो भी इस दुनिया में नहीं रहता। किम अब अपने फ्रेंड के फ्यूनरल को अटेंड करने जाती है और उसकी बॉस सूजिन अब भी चाहती थी कि वो वहां से भी एक आर्टिकल लिखकर लाए। उसे वहां वो डिटेक्टिव भी मिलता है जो किम से बोलता है, मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम इन चीजों को भूतों की कहानी से मत जोड़ो, बट तुमने वही किया जो तुम्हें सही लगा। एंड डिटेक्टिव ये कहकर वहां से चला जाता है। अब किम युवॉन से मिलती है। वो भी एक कोने में बैठकर रो रहा था। किम उससे पूछती है क्या हुआ, जिस पर युवॉन बताता है कि कुछ वक्त पहले उसे भी एक बच्चा दिखाई दिया था। उसकी ड्रेस पर भी वही 4 डिजिट नंबर लिखा था और मैंने उस नंबर को पढ़ लिया और तब से ही मेरे भी हैंड में एक स्क्रैच मार्क आ गया है। अब यहाँ हर चीज क्रिस्टल क्लियर हो गई थी कि बच्चे सिर्फ उन्हीं को मारते हैं जिन्होंने उन्हें देखा हो और उनके बताए गए नंबर्स को रिपीट किया हो। एंड उस सेल्फी ट्रेंड की वजह से अब वो लोग भी फालतू में मारे जाएंगे जिन्होंने खुद के हैंड पर खुद से स्क्रैच मार्क्स दिए हों सिर्फ चंद लाइक्स के लिए। बट उन्हें इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि उन्होंने जाने अनजाने में मौत को दावत दे दी थी। इट्स लाइक आ बैल मुझे मार। अब युवॉन को रात में अपने ऊपर ढेर सारे बच्चे दिखते हैं और जैसे ही वो उन्हें अपने ऊपर से हटाता है वो एक कुएं के अंदर पहुंच जाता है और जैसे ही वो पलटकर देखता है उसके सामने उसे ह्यून किम खड़ा दिखता है। उसकी नींद अचानक से खुल जाती है और वो अपने सपने के बारे में किम को बताता है कि उसने भी एक कुआं देखा अपने सपने में। अब नेक्स्ट मॉर्निंग ही किम और युवॉन सोयुल के पास पहुंचते हैं। वो उसे सारी बातें बताते हैं और बदले में सोयुल भी उन्हें अनाथ आश्रम से रिलेटेड सारी जानकारी देती है। वो उन्हें बताती है कि वो 4 डिजिट नंबर्स असल में बच्चों के टेक्स्ट थे। बच्चों को अनाथ आश्रम वाले उन्हीं नंबर से बुलाते थे और हो ना हो वो अनाथ आश्रम ऑक्सू स्टेशन जहाँ बना है वहाँ हुआ करता था। इस बात पर किम सोयुल से उसके भाई का फोन मांगती है और फोन ऑन करने पर किम को उस फोन में एक वीडियो भी मिलती है। उस वीडियो में उसका भाई उसी स्टेशन पर वो कुआं ढूंढ रहा था और वो एक जगह ढूंढ भी लेता है जहाँ उसे ढेर सारी हड्डियां दिखती हैं। अब किम और युवॉन देर न करते हुए उसी ओल्ड प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं जहां आगे बढ़ने पर उन्हें एक टनल मिलता है। युवॉन वीडियो बनाने लगता है और उसके फोन कैमरे में उसे कोई नजर नहीं आता, बट कैमरा किसी का फेस डिटेक्ट कर रहा था और कोई तो धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था और जैसे ही वो फोन हटाता है
उसके सामने एक बच्चा आ जाता है। वो डर कर गिर जाता है। तभी उसके सामने किम आ जाती है और वो उससे पूछती है, युवॉन तुम ठीक हो ना? जिस पर युवॉन भी हाँ में रिप्लाई देता है। पर तभी उसके पीछे से किम की आवाज आती है। वो पीछे पलट कर देखता है और सोचता है कि अगर किम उसके पीछे है तो अभी उसके सामने कौन थी। और जैसे ही वो फिर से उसके सामने देखता है तब उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसके सामने एक बच्चा खड़ा था। अब किम वहां पहुंचकर युवॉन को संभालती है और वो फिर आगे बढ़कर एक जगह अपने हाथों से खोदने लगते हैं। तभी उनके सामने ढेर सारे बच्चे निकलने लगते हैं और देखते ही देखते सारे बच्चे किम के सामने खड़े हो जाते हैं। किम उनसे कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में पूरी दुनिया को बताऊंगी, तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी और फिर शायद तुम्हें शांति मिल सके। तब सारे बच्चे मिलकर बहुत तेज चिल्लाते हैं। वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है और युवॉन को भी कहती है कि अब सब ठीक हो जाएगा। यहाँ सोहेल भी अपने भाई का फ्यूनरल करने के लिए हाँ कर देती है और अब ऐसा लग रहा था कि सब अब एक अच्छी एंडिंग की तरफ जा रहा है। बट नहीं, अभी भी कुछ ठीक नहीं हुआ था। किम की बॉस उससे उसका रिजाइन मांगती है और कहती है मैंने मना किया था पर तुमने फिर भी मेरी बात नहीं सुनी और तुमने उस अनाथ आश्रम के बारे में मेरी मर्जी के बिना छाप दिया। अब यहाँ उसका एक कलीग बताता है कि उसकी बॉस का भी इन सब के पीछे हाथ था। उसे पहले से पता था उस अनाथ आश्रम के बारे में, बट उसे ऊपर से पैसे मिले थे जिस वजह से उसने इस बात को राज रखा और स्टेशन के कंस्ट्रक्शन को नहीं रोका। अब सीन चेंज होता है जहाँ युवॉन को फिर से काम करते वक्त एक बच्चा दिखता है। वो डर कर स्टेशन पर भागने लगता है। तभी उसे वही फ्यूनरल डायरेक्टर दिखता है और जब वो उसके हाथ को नोटिस करता है तब सरप्राइजिंगली उसके हाथ पर कोई स्क्रैच मार्क नहीं दिखता। युवॉन उस डायरेक्टर के पास जाकर पूछता है कि उसने इस कर्ज को कैसे हटाया और तब वो डायरेक्टर बताता है कि उसने इस कर्ज को किसी और में ट्रांसफर कर दिया। उसने जोर जबरदस्ती करके सोहेल को वो 4 डिजिट नंबर कहने के लिए बोला। सोहेल ना चाहते हुए भी इस नंबर को बोल देती है एंड अब उस डायरेक्टर के हैंड्स और गले से वो स्क्रैच मार्क्स गायब हो जाते हैं। बट सोहेल के हैंड पर एक बच्चा स्क्रैच मार्क देता है और बच्चे की शक्ल देखकर उसे सब कुछ याद आ जाता है कि उसे और बाकी सभी बच्चों को वहाँ का केयर टेकर उसी अंधेरे कुएं में रखता था और वो एक दिन सोहेल को उसके नंबर से बुलाता है। अब सारे बच्चों को लगता है कि अगर उन्हें भी कोई उनके नंबर से बुलाए तो वो उस अंधे कुएं से आजाद हो जाएंगे, बट ऐसा कभी नहीं होता। वो बच्चे उसी कुएं में पड़े पड़े अपना दम तोड़ देते हैं और बस उनमें से सोहेल और उसका भाई ही बचता है। पर उनके ऊपर भी इतना ट्रॉमा था इस चीज का कि वो इस याद को मिटा देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी केबिन गर्ल और द घोस्ट विद इन मूवी एक्सप्लेनेशंस में दिखाया गया है। अब जाहिर है इन बच्चों के साथ इतना जुर्म हुआ था, उन्हें इतनी आसानी से शांति कैसे मिलती? और ये सारी बातें सोहेल किम को भी बता देती है। किम को युवॉन का भी कॉल आता है जो उससे कहता है कि मेरा ओल्ड नंबर बंद हो गया, तुम मेरा न्यू नंबर ले लो। और इसी बहाने वो किम को वही 4 डिजिट नंबर दे देता है। इससे युवॉन का कर्ज अब ट्रांसफर होकर किम के ऊपर आ जाता है और किम इस चीज का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करती है। वो सीधा अपने ऑफिस जाती है और वो अपने बॉस से कहती है मैं रिजाइन कर दूंगी, बट तुम्हें उससे पहले ये नंबर बोलना पड़ेगा। उसकी बॉस भी उस नंबर को पढ़कर बोल देती है और किम वहाँ से चली जाती है। उसका कर्ज भी उसने बड़े ही आसानी से उसकी बॉस के ऊपर ट्रांसफर कर दिया था और बस इसी पॉइंट पर ये मूवी फिनिश हो जाती है। अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, कोई नहीं जानता। क्या उन सभी बच्चों को मुक्ति मिलेगी, ये भी एक राज ही रह जाएगा। बट एक चीज कंफर्म थी कि अभी और भी बहुत सारी मौतें होने वाली थी। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई नो वीडियो मेरी यूजुअल वीडियो से ज्यादा लॉन्ग है, बट जो चीज मुझे अच्छी लगती है मैं कोशिश करता हूँ कि उतना ही मजा मैं आपको दे सकूं। नो मैटर व्यूज आए या ना आए, 3 साल निकाल दिए, कुछ और महीने और सही। तो मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त आरके, और आप अगर नहीं चाहते कि मरने के बाद मेरी आत्मा आपसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मांगे तो उससे अच्छा ये सब आप मेरे जीते जी कर दो। और प्लीज आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, कमेंट जरूर किया करो, अच्छा लगता है आप सबसे इंटरेक्ट करना। तो यस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपना ख्याल रखना। बाय बाय।